सोचिए एक ऐसा नेता जिसके स्टेज पर आते ही भीड़ तालियों से गूंज उठती थी, जिसने कभी खुद को गरीबों का मसीहा बताया, जिनके नारे गली गली गूंजते थे, जिनके बिना बिहार की पॉलिटिक्स अधूरी मानी जाती थी और जिसकी आवाज सुनकर करोड़ों लोग भरोसा करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। उसने कभी अपनी सीधी सादी जुबान और देसी अंदाज से जनता के दिलों पर राज करता रहा। उसकी हंसी, उसके अंदाज और उसके स्पीचेस में वो ताकत थी कि लोग मोहित हो जाते थे। लालू का नाम आते ही जुबान पर आते हैं अनगिनत कहानियां, करप्शन के, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस के और उन फैसलों के जिन्होंने बिहार की तकदीर बदल दी। गांव के किसान से लेकर शहर के मजदूर तक हर कोई उन्हें अपना मानता था। बचपन में लोग जिसका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी उसके साथ मारपीट भी कर लेते थे, लेकिन किसे पता था कि एक दिन यही बच्चा बिहार की पॉलिटिक्स को अपने इशारों पर नचाएगा और पूरे 950 करोड़ का स्कैम कर डालेगा। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। एक साधारण किसान फैमिली में जन्मे लालू का बचपन गरीबी और स्ट्रगल्स के बीच बीता। ये वो दौर था जब गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। फुलवरिया गांव में करीब 250 घर थे, जहां अपर और बैकवर्ड क्लासेस के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन उस समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। तो गोपालगंज जिले के इन 250 घरों में भेदभाव के कई मामले हुए और इन 250 घरों में से एक कच्चा घर था जहाँ कुंदन राय और मर्चिया देवी रहते थे। लालू का फैमिली अहिर यानी यादव कम्युनिटी से था, जो उस समय सोशल और इकोनॉमिक रूप से कमजोर माना जाता था। लालू के पिता कुंदन राय और माता मर्चिया देवी ने अपने 6 बेटों और एक बेटी को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। अब जब लालू बड़ा हो रहा था और लगभग 6 साल का था, तो उसे साफ सुथरे और नए कपड़े पहनकर कभी कभी बुक्स लेकर वो अपने फैमिली की भैंसों को चराने जाया करता था। अब देखिए, इन सब बातों से गाँव के जमींदार लालू का मजाक उड़ाते थे और उसे एक नाम भी दिया था, गवार बैरिस्टर। वे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे और भी कई अजीब अजीब नामों से पुकारते थे। ऐसी कई घटनाएं हुई जहां लोग उसके साथ मारपीट भी करते थे, लेकिन उस समय किसी को यह भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा बच्चा एक दिन पूरे बिहार की भैंसों का चारा खा जाएगा और जमींदारों के लिए हेडेक बन जाएगा। लालू की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उनके मामा यदुनंद राय उन्हें पटना ले गए। हुआ यूं कि यदुनंद राय पटना के वेटनरी कॉलेज में मिल्क की सप्लाई करते थे। वहाँ उनकी जान पहचान कुछ लोगों से थी और उन्होंने कॉलेज कैंपस में एक रूम ले लिया जहाँ वो रहने लगे। साल 1954 में यदुनंद अपने गांव आए और लालू को अपने साथ पटना ले गए। पटना में लालू को मिलर हाई स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। स्कूल में लालू का पढ़ाई में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा और वो 3rd डिवीजन से पास हुए, लेकिन लालू ने हार नहीं मानी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने साल 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में BA किया। यह कॉलेज लालू की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। बिहार नेशनल कॉलेज उस समय अपने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिए फेमस था। जयप्रकाश नारायण और नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े नेता इस कॉलेज से जुड़े थे। हालांकि लालू कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहते थे, बल्कि अपने मामा के साथ वेटनरी कॉलेज में रहते थे। उनके मामा ने वहां लालू के 2 भाइयों के लिए भी जॉब का इंतजाम कर दिया था। लालू ने भी कुछ समय के लिए वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की जॉब की, जहां वो ऑफिसर्स को चाय और फाइल्स पहुंचाने जैसे काम करते थे। लेकिन लालू का मन जॉब में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में लगता था। कॉलेज में लालू का बोलने का अंदाज सबसे अलग था। वो जब बहस या चर्चा में हिस्सा लेते तो उनकी हाजिर जवाबी और देसी अंदाज भीड़ को खींच लेती। हाजिर जवाबी का मतलब होता है कि किसी भी सवाल का तुरंत और चतुराई से जवाब देना। समाजवादी पार्टी के एक वर्कर नरेंद्र सिंह की नजर लालू पर पड़ी। वो कॉलेज में बैकवर्ड क्लासेस के किसी होनहार कैंडिडेट की तलाश में थे। उन्होंने लालू के टैलेंट को पहचाना और उन्हें सोशलिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग में शामिल कर लिया। साल 1967 में सिर्फ 1 साल बाद लालू पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। हालांकि साल 1970 में जब उन्होंने स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा तो वे हार गए। इसके बाद लालू ने बिहार पुलिस में जॉब के लिए कोशिश की, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौड़ में फेल हो गए। फिर उन्होंने अपने मामा की हेल्प से वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की जॉब शुरू की। लेकिन साल 1973 में लालू की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उन्होंने सलार गांव की एक 14 साल की लड़की राबड़ी देवी से शादी कर ली, जो बाद में बिहार के चीफ मिनिस्टर बनी। लालू का पॉलिटिकल जर्नी यहीं से तेज हुआ। साल 1970 में वो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से जुड़े। जेपी मूवमेंट उस समय देश में करप्शन और पावर के मिसयूज के खिलाफ एक बड़ा मास मूवमेंट था। लालू ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जल्द ही वो बिहार
बिहार के यंग लीडर्स में गिने जाने लगे। उनकी सिंपलिसिटी, हाजिर जवाबी और लोगों से सीधे जुड़ने की कला ने उन्हें भीड़ से अलग बनाया। साल 1977 में वो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और यहीं से लालू का पॉलिटिकल स्टार चमकने लगा। लेकिन लालू की असली पहचान तब बनी जब वो साल 1990 में बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। उस समय बिहार एक ऐसा स्टेट था जो कास्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा था। लालू ने यादव और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कम्युनिटीज को एकजुट किया और सोशल जस्टिस का नारा बुलंद किया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की मांग को जोर जोर से उठाया। मंडल कमीशन जो ओबीसी कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करता था, उस समय देश में एक बड़ा मुद्दा था। लालू ने इस मुद्दे को अपनी पॉलिटिक्स का आधार बनाया और बिहार में अपनी पकड़ मजबूत की। लालू का ये दौर बिहार में एक नए युग की शुरुआत थी। उनकी हाजिर जवाबी और देसी अंदाज ने उन्हें जनता का फेवरेट बना दिया। वो आम लोगों की लैंग्वेज बोलते थे, उनके दुख दर्द को समझते थे। ट्रेन में चाय बेचने वाले से लेकर रिक्शा चलाने वालों तक हर कोई लालू को अपना मानता था। उनकी रैलीज में लाखों लोग जुटते थे और वो अपने मजेदार स्पीचेस से लोगों को हंसाते हंसाते अपनी बात मनवा लेते थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। लालू की पॉलिटिक्स का ये सुनहरा दौर जल्द ही कंट्रोवर्सीज में घिरने वाला था। लालू ने अपने पॉलिटिकल वर्क को उसी छोटे से कमरे से चलाया जो उनके मामा ने वेटनरी कॉलेज में लिया था। यह बात उनकी सिंपलिसिटी को दिखाती है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठने लगे। लोग कहते थे कि लालू की सरकार में सिर्फ एक क्लास को विशेष रूप से फायदा हो रहा था। सोशल जस्टिस के नाम पर वो सिर्फ अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन साल 1996 में एक ऐसा स्कैम सामने आया जिसने लालू की इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चारा घोटाला की। चारा घोटाला, जिसे फूडर स्कैम भी कहते हैं, साल 1990 का वो स्कैम था जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। यह स्कैम बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जुड़ा था और इसका खुलासा साल 1996 में हुआ। लेकिन इसकी जड़ें बहुत पहले से थी। बात तब की है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। उस समय उनके लीडरशिप में बिहार गवर्नमेंट चल रही थी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही थी। फूडर स्कैम का आसान सा मतलब यह है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के खजाने से करोड़ों रुपए निकाले गए जो कथित तौर पर जानवरों के लिए मेडिसिन और इक्विपमेंट के लिए थे। लेकिन असल में ये पैसे फेक बिल्स और फेक कंपनीज के जरिए निकाले गए। यानी कागजों पर तो लाखों रुपए का चारा खरीदा गया, लेकिन हकीकत में न चारा था, न गाय भैंस थी और न ही कोई खरीदारी हुई थी। ये सारा पैसा गलत तरीके से निकाल कर कुछ लोगों की जेब में गया और इस स्कैम का अमाउंट इतना बड़ा था कि लोग सुनकर दंग रह गए। टोटल मिलाकर 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की बात सामने आई। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे और लालू इसमें कैसे फंसे। चारा घोटाला कोई एक दिन का खेल नहीं था, ये कई सालों तक चला। इस घोटाले में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर और कुछ पॉलिटिशियन शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फेक बिल बनाए गए जिनमें यह दिखाया गया कि चारा, मेडिसिन और मशीन खरीदी गई, लेकिन असल में ये सारी खरीदारी सिर्फ कागजों पर थी। पैसे सरकारी खजाने से निकलकर कुछ चुनिंदा लोगों के बैंक अकाउंट्स में पहुंच रहे थे। साल 1996 में जब यह स्कैम सामने आया तो इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि लालू प्रसाद यादव, जो उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, इस स्कैम में सीधे तौर पर शामिल थे। हालांकि लालू ने हमेशा ये दावा किया कि उन्हें इस स्कैम की कोई जानकारी नहीं थी और वो निर्दोष है। लेकिन सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कई सबूत सामने आए जिन्होंने लालू की मुश्किलें बढ़ा दी। इस स्कैम में कई बड़े नाम शामिल थे। इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्टर और कुछ पॉलिटिशियन भी थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू को हुई क्योंकि वो उस समय बिहार के सबसे ताकतवर लीडर थे। साल 1996 में जब सीबीआई ने लालू के खिलाफ चार्जशीट फाइल की तो उन्हें चीफ मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा। लेकिन लालू ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया और खुद पर्दे के पीछे से पॉलिटिक्स को चलाने लगे। चारा घोटाला में कई केस दर्ज हुए जिनमें एक बड़ा केस था देवघर कोषागार स्कैम। इस केस में लालू को साल 2018 में 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने बाद में इस सजा को बढ़ाने की मांग की और हाल ही में जुलाई 2025 में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई के इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया। यानी लालू की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई। लेकिन चारा घोटाला की कहानी सिर्फ सजा और इन्वेस्टिगेशन तक सीमित नहीं थी। इस स्कैम ने बिहार की जनता के बीच लालू की इमेज को भी बदला। जहां एक तरफ उनके सपोर्टर उन्हें सोशल जस्टिस का मसीहा मानते थे, वहीं दूसरी तरफ उनके ओपोनेंट उन्हें करप्शन का प्रतीक बताने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि लालू को इस स्कैम में फंसाया गया क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए आवाज उठा रहे थे। वहीं कुछ लोग कहते थे कि लालू ने बिहार के डेवलपमेंट को पीछे ढकेल दिया और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। इस स्कैम ने बिहार की पॉलिटिक्स को भी बदल दिया। लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को इस स्कैम की वजह से कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। उनके अपोनेंट खासकर नीतीश कुमार और बीजेपी ने इस स्कैम को बार बार इलेक्शन में मुद्दा बनाया। हाल ही में मार्च 2025 में बिहार की एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो फूडर स्कैम के 950 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोर्ट जाएगी। इससे साफ है कि ये स्कैम आज भी लालू के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल खतरा बना हुआ है। लेकिन लालू की कहानी सिर्फ स्कैम तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसे लीडर है जिन्होंने हर
मुश्किल हालात में वापसी की है। चारा घोटाले के बाद भी उनकी पार्टी आरजेडी बिहार में एक बड़ी ताकत बनी रही। उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव है। लेकिन क्या लालू की ये वापसी उनकी रेपुटेशन को बचा पाई, और क्या चारा घोटाला का दाग कभी उनके नाम से हटेगा? लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका फैमिली रहा है। उनकी वाइफ राबड़ी देवी और उनके बच्चे, खासकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बिहार की पॉलिटिक्स में आज भी चर्चे में रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लालू का फैमिली पॉलिटिक्स में कैसे आया, और क्या ये सिर्फ लालू की वजह से हुआ या उनके फैमिली ने अपनी मेहनत से भी जगह बनाई? लालू की वाइफ राबड़ी देवी की कहानी से शुरू करते हैं। राबड़ी देवी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में एक सिंपल फैमिली में हुआ था। उनकी शादी साल 1973 में लालू प्रसाद यादव से हुई। जब लालू अभी पॉलिटिक्स में अपनी शुरुआत कर रहे थे, राबड़ी उस समय एक हाउसवाइफ थी जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन साल 1997 में जब चारा घोटाले की वजह से लालू को चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन देना पड़ा, तो उन्होंने एक ऐसा दाव चला जिसने सबको चौंका दिया। लालू ने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया। राबड़ी देवी का चीफ मिनिस्टर बनना उस समय बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट था। कई लोग कहते थे कि राबड़ी सिर्फ लालू की कठपुतली थी और असल में सत्ता की कमान लालू के ही हाथ में थी। लेकिन राबड़ी ने साल 1997 से साल 2005 तक बीच में कुछ समय के लिए रुकावटों के साथ बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया। उनके शासनकाल में बिहार की स्थिति को लेकर कई सवाल उठे। कुछ लोग कहते थे कि राबड़ी की सरकार में डेवलपमेंट ठप हो गया और बिहार में जंगल राज आ गया। वहीं लालू के सपोर्टर कहते थे कि राबड़ी ने एक सिंपल महिला से चीफ मिनिस्टर बनकर सोशल जस्टिस की मिसाल कायम की। राबड़ी के चीफ मिनिस्टर बनने की न्यूज उस समय नेशनल लेवल पर भी चर्चा में रही। एक न्यूज आर्टिकल में लिखा गया था कि राबड़ी का चीफ मिनिस्टर बनना लालू की पॉलिटिकल चाल थी ताकि वो अपनी पार्टी आरजेडी की सत्ता को बचाए रखे। लेकिन राबड़ी ने इस दौरान कई बार ये साबित किया कि वो सिर्फ लालू की छाया नहीं थी। उन्होंने असेंबली में अपने स्पीचेस से और पॉलिटिकल डिसीजन से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिर भी उनके शासनकाल को लेकर कंट्रोवर्सी कम नहीं हुए। अब बात करते हैं लालू के बच्चों की। लालू और राबड़ी के 9 बच्चे हैं, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आज बिहार के पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। लेकिन इन दोनों की पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई और इन्होंने लालू की विरासत को कैसे संभाला, आइए पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव का जन्म साल 1989 में हुआ। वो लालू और राबड़ी के सबसे छोटे बेटे हैं। तेजस्वी ने अपनी शुरुआत क्रिकेटर के तौर पर की थी। वो दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए आईपीएल में खेल चुके हैं। लेकिन साल 2015 में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। तेजस्वी ने राघोपुर असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। साल 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू की पार्टी आरजेडी ने मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, तो तेजस्वी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उस समय उनकी एज सिर्फ 26 साल की थी। तेजस्वी के पॉलिटिक्स में एंट्री ने बिहार में एक नई लहर पैदा की। उनकी यंग इमेज और जोशीले स्पीचेस ने आरजेडी को एक नया चेहरा दिया। लेकिन तेजस्वी की राह आसान नहीं थी। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ अलायंस किया, तो तेजस्वी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद तेजस्वी ने अपोजिशन के नेता के तौर पर बिहार असेंबली में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाई। साल 2020 के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और तेजस्वी ने अपने पॉलिटिकल पावर साबित कर दी। तेजस्वी को लेकर एक न्यूज आर्टिकल में लिखा गया था कि वो लालू की तरह ही जनता से जुड़ने की कला जानते हैं। उनके स्पीचेस में लालू जैसी हाजिर जवाबी और देसी अंदाज दिखता है, लेकिन वो मॉडर्न इशू जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर भी जोर देते हैं। फिर भी तेजस्वी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो सिर्फ अपने पिता की पॉलिटिकल लेजेसी का लाभ उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी को पॉलिटिक्स में इतनी जल्दी कामयाबी सिर्फ लालू के नाम से मिली है। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप लालू और राबड़ी के बड़े बेटे हैं। वो भी साल 2015 में पॉलिटिक्स में आए और महनार असेंबली सीट से एमएलए बने। लेकिन तेज प्रताप की पॉलिटिक्स तेजस्वी जितनी चर्चित नहीं रही। वो अक्सर अपने स्टेटमेंट्स और हरकतों की वजह से कंट्रोवर्सी में रहता है। साल 2017 में तेज प्रताप ने आरजेडी की एक मीटिंग में कहा था कि वो अपने सेफ्टी को लेकर चिंतित है और उनके दुश्मन हर जगह है। इस स्टेटमेंट की वजह से उनकी काफी आलोचना हुई। तेज प्रताप को लेकर एक न्यूज आर्टिकल में लिखा गया था कि वो पॉलिटिक्स में उतने गंभीर नहीं दिखते जितने तेजस्वी है। वो कभी योग और अध्यात्म की बात करते हैं तो कभी अजीबोगरीब स्टेटमेंट देकर चर्चा में आ जाते हैं। फिर भी तेज प्रताप आरजेडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पार्टी के यूथ वर्कर्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं। लालू के फैमिली की पॉलिटिक्स सिर्फ राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप तक सीमित नहीं है। उनकी 2 बेटियां भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। उनकी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने साल 2014 और साल 2019 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा। हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन मीसा राज्यसभा एमपी है और आरजेडी की नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव है। लालू की अन्य बेटियां जैसे रोहिणी और चंदा भी समय समय पर पॉलिटिक्स में नजर आती है, लेकिन वो तेजस्वी या मीसा जितनी चर्चित नहीं है। लालू के फैमिली पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो पॉलिटिक्स को फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हैं। अपोनेंट कहते हैं कि लालू ने अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए लाया ताकि उनकी पार्टी और सत्ता पर उनकी पकड़ बनी रहे। लेकिन लालू के सपोर्टर कहते हैं कि उनके फैमिली ने बिहार में बैकवर्ड क्लासेस के लिए आवाज उठाई और सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाया। लालू की पॉलिटिकल एजेंसी को उनके फैमिली ने आगे बढ़ाया, लेकिन इस सफर में कई सवाल भी उठे हैं। क्या तेजस्वी और तेज प्रताप लालू जैसी पॉपुलैरिटी हासिल
कर पाएंगे? क्या आरजेडी लालू के बाद भी बिहार में अपनी ताकत बनाए रखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू का फैमिली चारे घोटाले जैसे दाग को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएगा? लालू प्रसाद यादव आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम है। भले ही उनकी एज 78 साल हो चुकी हो और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन्हें परेशान करती हो, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी का लीडरशिप वो आज भी कर रहे हैं। जुलाई 2025 में पटना में हुई आरजेडी की नेशनल काउंसिल की बैठक में लालू को 13वीं बार पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लालू 1997 से आरजेडी के चेयरमैन है और साल 2028 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। इस बैठक में लालू ने साफ कहा कि वो पूरी ताकत से तेजस्वी यादव को बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन लालू के पॉलिटिक्स आज कई चुनौतियों से घिरी हुई है। एक तरफ चारे घोटाले का दाग अभी भी उनके पीछे लगा हुआ है। हाल ही में जुलाई 2025 में झारखंड हाई कोर्ट ने चारे घोटाले के देवघर कोषागार केस में लालू की सजा को बढ़ाने की सीबीआई की याचिका को एक्सेप्ट किया। इससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई। दूसरी तरफ बिहार में पॉलिटिकल इक्वेशन तेजी से बदल रहे हैं। साल 2025 का असेंबली इलेक्शन बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है और आरजेडी के सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में आरजेडी आज भी एक बड़ी ताकत है। साल 2020 के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी की कोलिएशन गवर्नमेंट ने सत्ता हासिल कर ली। अब साल 2025 के इलेक्शन में आरजेडी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के एनडीए अलायंस को चुनौती देने की तैयारी में है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, आरजेडी इस बार 155 से 165 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की प्लान बना रही है, जबकि उनके सहयोगी एली कांग्रेस को 50 से 60 सीटों मिल सकती है। कांग्रेस ने साल 2020 में 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीती थी। इसलिए इस बार वो अपनी स्ट्रेटजी को और मजबूत करने की कोशिश में है। आरजेडी की ताकत का सबसे बड़ा आधार उनका वोट बैंक है, जिसे एमआई मुस्लिम यादव इक्वेशन कहा जाता है। लालू ने हमेशा यादव और मुस्लिम कम्युनिटी को एकजुट रखा है और यह इक्वेशन आज भी उनकी पार्टी की बैकबोन है। लेकिन हाल ही में आरजेडी को कुछ झटके भी लगे। जुलाई साल 2025 में मोतिहारी में आरजेडी के 200 मुस्लिम वर्कर्स ने जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने दावा किया कि आरजेडी सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है और मुस्लिम कम्युनिटी को डराने का काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी में जल्द ही और बड़ी टूट हो सकती है। ये आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मुस्लिम वोट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आरजेडी के लिए सब कुछ बुरा नहीं है। जुलाई साल 2025 में तेजस्वी यादव ने नवादा में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग की, जहां जेडीयू के पूर्व एमएलए कौशल यादव और पूर्व एमएलसी सलमान रागी मुन्ना जैसे बड़े नेता आरजेडी में शामिल हुए। तेजस्वी ने इस सभा में नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बताया और उनकी गवर्नमेंट पर करप्शन और ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तेजस्वी का ये जोशीला अंदाज और जनता से जुड़ने की कला आरजेडी को नई ताकत दे रही है। तेजस्वी यादव आज आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा है। वो बिहार में युवाओं और बेरोजगारों के लिए रोजगार को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो वो बिहार के युवाओं को लाखों जॉब्स देंगे। तेजस्वी का ये वादा बिहार के युवाओं को खूब पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। जुलाई साल 2025 में कांग्रेस ने पटना में एक बड़ा रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 120 से ज्यादा कंपनी शामिल हुई। लेकिन इस मेले की वजह से आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ तनाव भी देखा गया, क्योंकि आरजेडी का कहना था कि रोजगार का मुद्दा पहले से ही तेजस्वी ने उठाया था। आरजेडी के सामने एक और बड़ी चुनौती है उनके अपने फैमिली की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की हरकतें अक्सर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। जुलाई साल 2025 में खबर आई कि तेज प्रताप महुआ सीट से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और फैमिली से बाहर निकालने की बात की थी, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल डिसीजन से पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचा था। तेज प्रताप की बगावत की न्यूज ने आरजेडी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर तेज प्रताप निर्दलीय लड़े तो ये आरजेडी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। लालू की पॉलिटिक्स का एक और पहलू है उनकी हाजिर जवाबी और जनता से जुड़ने की कला। भले ही वो अब पहले जितने एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी रैलीज में आज भी भीड़ जुटती है। जून 2025 में लालू ने एक रैली में कहा कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना है। इस स्टेटमेंट ने बिहार की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। लालू का ये करिश्मा आज भी बरकरार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये करिश्मा साल 2025 में आरजेडी को सत्ता तक पहुंचा पाएगा। बिहार की पॉलिटिक्स में आरजेडी के सामने नीतीश कुमार और बीजेपी का एनडीए अलायंस सबसे बड़ा अपोनेंट है। नीतीश कुमार ने हाल ही में 1 करोड़ जॉब्स का वादा किया, जिसमें आरजेडी को कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बिहार में नया ऑप्शन बनकर उभर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की 60% जनता बदलाव चाहती है और वो न तो नीतीश के साथ जाना चाहती है और न ही आरजेडी के जंगल राज को वापस लाना चाहती है। ये स्टेटमेंट आरजेडी के लिए एक वार्निंग है। आरजेडी की स्ट्रेटजी इस बार साफ है। वो सोशल जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन रोकने जैसे मुद्दे पर जोर दे रही है। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में पार्टी यंग वोटर्स को ललचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के सामने कई सवाल है। क्या लालू का पुराना करिश्मा और तेजस्वी की नई एनर्जी आरजेडी को सत्ता
सत्ता तक पहुंचा पाएगी? क्या चारा घोटाले का दाग और फैमिली की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनकी राह में बाधा बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की जनता आरजेडी को एक और मौका देगी? ये थी लालू प्रसाद यादव और उनके पॉलिटिक्स की पूरी कहानी। एक सिंपल गांव के लड़के से बिहार के सबसे बड़े नेता बनने का उनका सफर इंस्पायरिंग है, लेकिन इस सफर में कई कंट्रोवर्सीज और चुनौतियां भी आई। आज लालू और उनकी पार्टी एक बार फिर बिहार की सत्ता की जंग में उतरने को तैयार है, लेकिन इस जंग का नतीजा क्या होगा ये तो साल 2025 का असेंबली इलेक्शन ही बताएगा। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।